अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। पाकिस्तान में 22 अगस्त 2023 के दिन को खत्म हुए एक दो घंटे गुजर चुके हैं और अब से चंद घंटों में 23 अगस्त 2023 के दिन का आगाज होगा, बुध का, जहां तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीन मेंबर बेंच की तरफ मरकूज रहेंगी, जिसे लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। और यहाँ इमरान खान साहब के वकला एक बहुत इंपॉर्टेंट पिटीशन के ऊपर आर्ग्यू करेंगे। वो पिटीशन क्या है, उसकी अहमियत क्या बनती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, और दोनों चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है, दोनों चीजों का आपस में पॉलिटिकल ताल्लुक क्या है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक क्या है। इसके हवाले से बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास हैं, जिसके ऊपर मैं बहस करूंगा। लेकिन मैं साथ आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसका मैंने जिक्र इंग्लिश की एक स्पीच में किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न फ्लोरिडा में 2-3 दिन पहले। उस स्पीच को मैंने एक वीलॉग की शक्ल में अपने यूट्यूब के ऊपर शेयर भी किया है, लेकिन चूंकि इंग्लिश में थी मैं उसको थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग सेंटर एंड पेरिफेरी में फोर्स एप्लीकेशन के फर्क का शायद मतलब नहीं समझ सकते। और मैं ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो एडवाइजर्स हैं वो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि पेरिफेरी में जब आप फोर्स एप्लीकेशन करते हैं या एब्यूज करते हैं अथॉरिटी का, तो वहां फिर आप फिर भी किसी हद तक निस्बतन महफूज होते हैं। लेकिन जब अपने सामने आप इसे कहते हैं चराग तले अंधेरा वाली सिचुएशन जब हो जाती है, जब आपको अपने ही विसिनिटी के अंदर, सेंटर के अंदर आके फोर्स एप्लीकेशन करनी पड़ती है और अपनी अथॉरिटी को एब्यूज करना पड़ता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हिस्ट्री में किस किस्म के निकलते हैं। लेकिन वो पॉइंट बाद में आता है, पहले हम इन पॉइंट्स की तरफ आ जाएं जो कोर्ट्स में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीलॉग देखा हो जो मैंने चंद घंटे पहले किया था, तो मैंने कहा था कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है, ये पॉलिटिकल ज्यादा है। इसमें कोई लीगल प्रोसेस इतना नजर नहीं आ रहा, इसमें कोई कानून की बहस नहीं है। बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर एक अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है ऑप्टिक्स के लिए, ताकि मगरब की दुनिया को पाकिस्तान से बाहर, जो क्योंकि पाकिस्तान में तो लोगों को साफ नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि उसकी रिपोर्टिंग अंग्रेजी में इस किस्म की होती है कि अब हाई कोर्ट में ये फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, अब इधर मसला एडजोन हो गया, सुना गया, फलां वकील पेश हुए, तो कम अज कम मगरब की दुनिया में पाकिस्तान के फिजिकल जोग्राफिकल फ्रंटियर से बाहर आप ये इंप्रेशन कायम करते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर एक कोई प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, पाकिस्तान में कोई अदालत का काम चल रहा है, पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जो है वो एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर जो वकला हैं और जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है, जो मीडिया के लोग हैं, कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसमें जज साहिबान, इवन वकला जो केस प्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी के दिन जो है वो पूरे कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आज के दिन की जो प्रोसीडिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वो प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो वहां शेर अफजल खान मरवत जो है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये बताया कि थोड़ी देर पहले मेरे घर के ऊपर पुलिस का रेड हुआ है। उसके ऊपर क्या किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, अपेरेंटली कुछ भी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या किया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कंप्लेन उनके सामने और बहुत सी चीजों की तरह ये कंप्लेन भी उनके सामने रखी गई। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि बदकिस्मती से जिस तरह से मैंने अपने वीलॉग के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यहाँ सेट करने की कोशिश की जा रही है, अदालतों को ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अदालतों को चीजों को डिले करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए अदालतों के एक प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। वही चीज हुई। ओकेजनली क्या होता है कि बाज जो जज साहिबान है वो डिफाइंस करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि जो एडिशनल सेशन जज जो थे शफकतुल्ला खान साहब, जब वो गए वहां पर अटक के जेल में, और जब उन्होंने इमरान खान साहब की हालत देखी और उन्होंने देखा कि कैसे 5 फुट दूर उनके सेल से वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सेल में ओपन कमोड उनके सामने है, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो कंसर्न्स हैं वो एक 2 पेज की उन्होंने रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा। ये वो ओकेजनल डिफाइंस है जो आपको जज साहिबान या जुडिशरी की तरफ से नजर आती है। और जो जो यंगर जज साहिबान है, जो सेशन जजेस हैं, वहां आपको ये डिफाइंस जो है वो ज्यादा नजर आती है। और मुझे शक ये है कि सिस्टम के अंदर ये डिफाइंस बढ़ती चली जाएगी, और इसका ताल्लुक भी सेंटर वर्सेस पेरिफेरी के अंदर फोर्स एप्लीकेशन से है। जब आप पेरिफेरी में फोर्स एप्लीकेशन करते हैं तो सेंटर में इतनी रेजोनेंस नहीं होती, जब आप सेंटर के अंदर फोर्स एप्लीकेशन करते हैं तो आपके मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब आप इसको तरह देखें कि वापस आ जाएं जस्टिस आमिर फारूक साहब पे। ऑनरेबल आमिर फारूक साहब 22 अगस्त को इस केस को सुन रहे हैं। ये फैसला है एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का 5 अगस्त का।
इन नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स पाकिस्तान में इस किस्म का केस जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर सुना जाता है, जहां 3 साल से कम सजा होती है। और जहां 3 साल या 3 साल से कम सजा होती है वहां अमूमन आपको 48 घंटे नहीं तो 72 घंटों के अंदर अंदर बेल मिल जाती है, एक बॉन्ड भर के। लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त से जब 28-22 अगस्त तक आप आते हैं तो तकरीबन 17-18 दिन गुजर गए हैं, और 17-18 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये चीज जो है, ये केस जो है इमरान खान का, वो सुना ही नहीं जा सका। इन बिटवीन बहुत सी मिसलेनियस पिटिशन इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रावलपिंडी डिवीजन बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, वहां पर डाली। लेकिन कहीं पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और कहीं पर भी किसी केस को सब्सटेंटिव लेवल पे सुना नहीं गया। सब्सटेंटिव लेवल, ये सब्सटेंस वो होता है जब आप किसी केस को उसके मेरिट्स और उसके फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं कि यहाँ क्या पॉइंट्स ऑफ लॉ एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में अदालत का मेरा ख्याल 80% से ज्यादा जो काम होता है वो प्रोसीजरल होता है, कि ये कागज ठीक नहीं लगे हुए, ये फोटोकॉपी ठीक धुंधली किस्म की है, ये ठीक नजर नहीं आ रही है, इसमें फलां साइन की कमी है, इसमें फलां साइन जो है वो लगना चाहिए था, इसके साथ फलां फोटोस्टेट कॉपीज जो है वो नहीं लगाई गई, अगर लगाई गई हैं तो प्रॉपरली अटेस्टेड नहीं है, ये वक्त गुजर चुका था अदालत में कागज जमा कराने का, अब ये इस वक्त जमा नहीं हो सकते, ये कल जमा होंगे, इसके ऊपर फलां जो है स्टैंप नहीं लगी हुई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक। तो जो रावलपिंडी डिवीजन बेंच में सूरत हाल ये थी कि वहां जब इमरान खान के वकला गए इसी किस्म की पिटिशंस लेकर अडयाला जेल के हवाले से, फूड के हवाले से, खाने के हवाले से, तो वहां पर सिरे से जो कॉज लिस्ट है वो ना लग सकी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17 तारीख को, 17 अगस्त को बड़ी मुश्किल से जब एक पिटिशन लगी थी, जहां चीफ जस्टिस से सदा की गई थी कि इमरान खान साहब को अटक जेल से आप अडयाला में मुंतकिल करें, और असल फैसला भी जहन में रखें कि दिलावर हुमायूं का अटक जेल का नहीं था, वो अडयाला जेल का था, तो आमिर फारूक साहब जो हैं वो बीमार हो गए। अब 22 अगस्त को जब आमिर फारूक साहब यहाँ पे आते हैं और कई दिन से पहले ये पता है कि यहाँ केस लगना है, तो यहाँ पर फिर एक बार फिर सब्सटैंटिव डिस्कशन केस के ऊपर नहीं हो सकती। और वहां पर अच्छा पहले अभी जरा देखें कि यानी किस किस्म की, कितनी इम्प्रेसिव टीम यहाँ पर इमरान खान की टीम ने या इमरान खान के बुकला में खड़ी की हुई थी। इसमें इस टीम के अंदर लतीफ खोसा साहब भी थे, इस टीम में बैरिस्टर हारिस, ख्वाजा हारिस साहब हैं, इस टीम के अंदर बाबर रहमान है जो पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, इस टीम के अंदर बैरिस्टर गौहर खान है, और इस टीम के अंदर बैरिस्टर शेर अफसल मरवत जो है इस टीम के अंदर मौजूद है। 5, यानी कम से कम 5 ये सीनियर मोस्ट जो लॉयर हैं उनकी टीम है। उसकी तरफ से, दूसरी तरफ से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब अमजद परवेज साहब। और अमजद परवेज साहब से जब पूछा जाता है, जब वहां पे बहस शुरू होती है इमरान खान के वकला की तरफ से, और जज साहब बहुत हमदर्दी और नरमी से अमजद परवेज साहब की तरफ देखते हैं, तो अमजद परवेज साहब कहते हैं कि चूंकि ये लोग तो उस फैसले के ऊपर बहस कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कराना चाहते हैं जो दिलावर हुमायूं ने एडिशनल सेशन कोर्ट ने किया है, तो उसका रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा। और अभी तक मैं बदकिस्मती से सेशन कोर्ट जो है, यही सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर ही है। ये सेशन कोर्ट कोई कैलिफोर्निया में टिम्बकटू में कहीं जमीन की पाताल की गहराइयों में नहीं है। ये सेशन कोर्ट और दोनों के दरमियान में मेरा ख्याल है कोई खास फासला भी नहीं है, और कई दफा इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये हेयरिंग्स हो रही होती हैं। तो अगर ये इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हियरिंग हुई है, अगर ये एफएड कचहरी में नहीं हुई, अगर ये एफएड कचहरी के अंदर ये एडिशनल सेशन कोर्ट है तो ये 15 मिनट दूर है, अगर ये इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है तो फिर ये 2 मिनट दूर है। लेकिन बहरहाल अमजद परवेज साहब ये फरमाते हैं कि मैं अभी तक वहां से सर्टिफाइड रिकॉर्ड इस केस का, डिसीजन का, यानी दिलावर हुमायूं साहब ने जो बहुत ही डिवाइन फैसला किया उसका अभी तक रिकॉर्ड में हासिल नहीं कर सका, इसलिए मुझे 28 अगस्त तक टाइम दे रहे हैं। उसके ऊपर लतीफ खोसा साहब बहुत शोर मचाते हैं, खाने को पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारी बारी थी तो हमें तो राइट ऑफ डिफेंस मिला ही नहीं, केस में रेफरेंस प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन की तरफ से था ही नहीं, छुट्टियों में अदालत लगा के जल्दी जल्दी धोड़म धोड़म भागम भागम इन हेस्ट के फैसला किया गया, ना इंसाफी की गई, और अब हमें कहा जा रहा है कि हमें रिकॉर्ड उसका नहीं मिल रहा। बहरहाल आमिर है जो फारूक साहब हैं, उन्होंने कहा जी ना आपकी मानते हैं ना इनकी मानते हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे, लतीफ खोसा साहब का कहना था कि इसमें बहुत डिले हो चुका है, यहाँ डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, आप इसका फैसला आज कर दें। लेकिन आज फैसला आपको पता नहीं होना था, अगर आप पिछला भी लोग आपने मेरा देखा कि यहाँ कानून का तो कोई मसला है ही नहीं, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना आपकी ना इनकी, ना 28 ना आज, हम ऐसा करते हैं कि 23 को भी नहीं सुनते, इसको 24 अगस्त को सुन लेते हैं। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है 24 अगस्त की? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि चूंकि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसके ऊपर केस सुनना है, वहां पर भी डिफेंडेंट होंगे हुकूमत की तरफ से, ईसीपी प्रोसिक्यूशन, वहां जाके ये एक पॉइंट कम से कम ये उठाएंगे कि यदि इस केस के ऊपर आप बहस इसलिए ना करें, इस पर कोई प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो सकती कि हम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने दलाइल दे रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस मसले को सुन रही है, तो अप्रोप्रिएट ये होगा, मुनासिब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जरा इसको एडजॉर्न कर दे, डिले कर दे, और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को चलने दे। ताहम
فرق یہ ہے, یہ چیز تھوڑا سا بہت کمزور ہوگا اگر انہوں نے ایسا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے وکلا کی پوزیشن یہ ہے کہ 3 اگست 2023 کو 3 اگست کو اسلام آباد میں عمران خان کے وکلا کی جو پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, وہ یہ تھی کہ جج ہمایوں دلاور جو ہیں وہ بائسڈ ہیں, ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو مسلسل نظر آ رہا ہے. اس میں وہ فیس بک کی ایویڈنس کا کوشچن بھی اٹھایا گیا تھا جو ان کی 2014 کی پوسٹ تھی. تو اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ وہ ریکیوز کریں, ان سے یہ کیس لے لیا جائے, اور اس سے پہلے ان سے ریکیوز کرنے کی درخواستیں بھی کی گئیں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ ایون سپریم کورٹ میں بڑا انڈائریکٹلی بھی جہاں کسی جج صاحب کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے, جیسے کہ بہت دفعہ ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں, تو جج اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں, حالانکہ دوسرے جج صاحبان ان کو کہتے بھی رہے ہیں, اور کیس بہت ہی کمزور آبجیکشن کے اوپر بھی جج صاحبان ریکیوز کر لیتے ہیں. لیکن یہاں تو دھاڑے مار مار کے, چیخیں مار مار کے عمران خان کے وکلا نے ہمایوں دلاور سے کہا کہ آپ ریکیوز کریں, آپ کا باعث ہے. انہوں نے ریکیوز نہیں کیا. اوپر سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیس کیا 3 اگست کو, تو بجائے اس کے کہ وہ جج ہمایوں دلاور کے بجائے کسی اور کو کیس بھیجتے, انہوں نے واپس ہمایوں دلاور کو ہی وہ کیس بھیجا کہ یہ 7 پوائنٹس ہیں یا 6 پوائنٹس ہیں, اس پوائنٹ کے حوالے سے آپ چیز کو دیکھ لیں. اب سپریم کورٹ کے اندر جو پٹیشن ہے عمران خان کی وکلا کی, اس کی فنڈامنٹل پرنسپل پوائنٹ یہ ہے کہ 3 اگست 2023 کا جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. تو این امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پروسیکیوشن ای سی پی کے کوئی خاص بہانے نہیں چل سکیں گے, اور اس مسئلے کے اوپر ایک سبسٹینٹیو ڈسکشن جو ہے وہ ہو سکے گی. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ مسئلہ پھر بھی پولیٹیکلی ہے. اگر وہاں پہ کوئی سبسٹینشیل بحث ہوتی بھی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے کسی فیصلے کے نتیجے میں دلاور ہمایوں کا جو ڈیسیجن ہے اور 5 اگست کا وہ سسپینڈ ہو بھی جاتا ہے, ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا اتنی جلدی, وہ ہو بھی جاتا ہے, تو جو اگلا کیس ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہے. اور وہ کیس جو ہے وہ ہے سائفر کا کیس, اور جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایز پر مائی انالیسس یہ کیس بھی بڑا ویک ہے. اس میں بھی بہت سپارکنگ ہوگی, بہت زیادہ اس میں بحث ہوگی, بڑی اس میں سینسیشنل مومنٹس آئیں گے. وہ 10 دن چلیں, وہ 7 دن چلیں, وہ 15 دن چلیں, اس میں پھانسی, اس میں سزا, اس میں ملک سے غداری, سب کچھ ہے. لیکن کیس بڑا ویک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیس بڑا ویک کیوں. لیکن ایک پوائنٹ اور یہاں پہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے خود ذاتی طور پہ یہ استدعا کی تھی گرفتار ہونے سے پہلے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور عامر فاروق صاحب کو اس کیس سے ریکیوز کرنا چاہیے. اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے وکلا کئی دفعہ یہ بات دہرا چکے ہیں, اور پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن صاحب جی وہ بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں کئی دفعہ بڑا کھل کے کہ آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے, بیکاز آپ کے اوپر موکل کلائنٹ اور عمران خان اور اس کے وکلا کا ٹرسٹ نہیں. لیکن عامر فاروق صاحب ریکیوز نہیں کرتے. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, کیوں نہیں ریکیوز کرتے؟ عامر فاروق صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے 2 گول ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں, کیونکہ عامر فاروق صاحب کے بہت ہی کلوز روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی ایک اسٹریٹجک سیٹ کانٹیکس کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی. 2 یہاں پہ گولز نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلسل اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. 5 اگست 6 اگست سے جو چیز چلی ہے اس کو کھینچ کے وہ 22 اگست تک لے آئے ہیں. کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی وہ سن نہیں سکتے, کبھی لمبی لمبی تاریخیں ڈالتے ہیں. تو ایک تو وہ اس میں مسلسل طور پر اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ریکیوز بھی نہیں کر رہے, اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں ریکیوز؟ یہاں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عامر فاروق صاحب پہ اتنا ٹرسٹ ہے, اور پہلے دلاور ہمایوں پہ اتنا ٹرسٹ تھا عامر فاروق صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیس کسی اور کے پاس چلا جائے گا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کسی اور جج صاحب کے پاس چلا جائے گا, تو وہ اتنا زیادہ مکمل کنٹرول اور ہولڈ ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوگا. یہ ایک امپورٹنٹ یہاں پہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری. اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی ہو, اگلی گرفتاری ظاہر تیار ہے, اور وہ تیار ہے سائفر کے کیس کے اندر. سائفر کے کیس کے اندر سپارکنگ بڑی ہوگی, بہت اس کے اوپر شور مچے گا, بڑے سینسیشنل مومنٹ ہوں گے, سزائے موت ہونے لگی ہے. لیکن یہ کیس بھی بنیادی طور پہ بہت ہی ویک کیس ہے. 4-5 پوائنٹس میں نے اس کے پہلے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائے تھے. ایک تو اس کے اوپر بحث بہت زیادہ ہو چکی, یہ ڈن ٹو ڈیتھ اس کو کہتے ہیں, ہو چکا ہے. اس میں بچا کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی مواد نہیں ہے, اس میں کوئی جوس نہیں ہے, اس کے اوپر اس پہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے اوپر بے تحاشا رپورٹنگ ہو چکی ہے اخبارات کے اندر. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی نے جب اس پر ڈیمارشے کا حکم دیا, پھر سیکنڈ ٹائم وہ تو انہوں نے دے دیا تھا میرا خیال ہے بائی دی اینڈ آف مارچ 31 مارچ 2022 کو دیا. اس کے بعد جب حکومت چلی گئی تو شہباز شریف صاحب نے پچھلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک سیکنڈ میٹنگ کی. لیکن نیشنل سیکورٹی
सेकंड में भी अपने पिछले ही डिसीजन को उन्होंने अफर्म किया कि हमारा पिछला जो कंक्लूजन था वो ठीक था। तो जब दोनों दफा ये मीटिंग्स हुई, दूसरी कहीं मतलब 22-23 अप्रैल 2022 को हुई थी, तो इसके ऊपर मैसिव रिपोर्टिंग हुई है। और वो रिपोर्टिंग के अंदर ये तमाम कंटेंट्स जो हैं ये डिस्कस किए गए हैं। जो कंटेंट्स इंटरसेप्ट ने छापे हैं बाद में, वो इंटरसेप्ट के कंटेंट्स का 80% जो है वो पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबारात, उर्दू के अखबारात, टेलीविजन चैनल, ब्लॉगोस्फियर ने डिस्कस किए हैं। और ऑल टुगेदर आप उन प्लेटफॉर्म्स को काउंट करें तो मेरा ख्याल है 100 से ज्यादा ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे जिन्होंने सैकड़ों दफा और हजारों तरह से इसको पहले डिस्कस कर दिया। इसमें कोई मिस्ट्री का एलिमेंट, कोई न्यूनेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कॉपीज हैं इसकी बेतहाशा कॉपीज बनी है। 4-5-6 कॉपियां तो वैसे ही बनती हैं रूटीन में, आर्मी चीफ के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ के लिए, DG ISI के लिए, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी के लिए, फॉरेन मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वो तो बनी ही थी। उसके बाद इमरान खान ने उसकी अटेस्टेड कॉपियां बना के सर्टिफाइड मजीद भिजवा दी चेयरमैन सेनेट को, प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को। तो जाहिर है वो कहीं से भी उसके कंटेंट जो है वो लीक हो सकते हैं। जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी पब्लिश की है, उन्होंने असल किसी कॉपी का अक्स वहां पे पब्लिश नहीं किया जिससे पता चल सके कि ये रेफरेंस नंबर है, ये निशान है, ये डेट है, ये साइन है, बल्कि उन्होंने सिर्फ उसके कंटेंट्स पब्लिश किए। कंटेंट्स उसके नोन है, बिकॉज जब उसकी कॉपियां 30 से ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं तो उसके कंटेंट्स जो है वो पूरे इस्लामाबाद के सिविल मिलिट्री ढांचे के अंदर फैले हुए हैं। और इंटरसेप्ट को बुला नहीं सकता FIA इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इंटरसेप्ट कह रहा है कि हमें किसी फौजी अफसर ने दिया था, तो वो तो उनकी रीच से जो है वो बाहर है, वो उनकी एग्जिस्टेंस में नहीं आता। ये सब कुछ होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस कानून के तहत ये गिरफ्तारी की गई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, और इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं अगले 24-48 घंटे में, जब भी करेंगे, वो कानून ही बेसिकली तौर पर वॉइड है, बेनिशियो है, बिकॉज प्रेसिडेंट ने उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडेड 2023 के ऊपर साइन किए ही नहीं है। और ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान ने ये मान लिया है, और सरकार ने और लॉ मिनिस्ट्री ये मान चुकी है कि प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट जो है दैट वाज डीम्ड टू हैव गिवन, यानी प्रेसिडेंट का ये अस्यूम किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब फाइल वापस नहीं भेजी, उसके ऊपर साइन नहीं किए, 10 दिन गुजर गए, तो प्रेसिडेंट अपना कॉन्सेंट जो है वो दे चुके हैं। लेकिन डीम्ड उस वक्त होता है जब सेकेंड टाइम उसको पार्लियामेंट वापस भेज दिया। फर्स्ट टाइम डीम्ड होता नहीं कभी भी। वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री जो तारीख है उसकी, या पाकिस्तान जिसका हिस्सा है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि पहली दफा आपने बिल भेजा और प्रेसिडेंट उस पर साइन न करे तो वो डीम्ड टू हैव कंसेंटेड वाली कहानी बनती कोई नहीं है। इसलिए ये जिस कानून के तहत ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके तहत एक जज साहब को इन कैमरा ट्रायल के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, ये सारा का सारा इलीगल है, वॉइड एब इनिशियो है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अब तक आपको भी हो गई, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको मुकम्मल करें, और सैकड़ों हजारों अपने दोस्तों को और अपने एक एक दर्जन दोस्तों सबको ये बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा ड्रामा ढकोसला जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो ये बहुत, इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि चूंकि इमरान खान को कई हफ्तों तक जेल में रखना है और उसमें पूरी पॉलिटिक्स के डेक को रीअरेंज करना है, ताकि मीनवाइल इमरान खान की ये चीज चलती रहे, दूसरी तरफ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बहाने जिसकी कमेटियां मुकर्रर कर दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन वो बता ही नहीं रहे कि उसके अंदर कौन लोग हैं। वो कह रहे हैं कि सीक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि डीलिमिटेशन का काम जो है वो कहीं खराब ना हो जाए, उस पर लोग असरअंदाज ना हो जाए। असरअंदाज क्या हो जाए, बेसिकली तौर पर ऐसा गंद मचाना है डीलिमिटेशन के काम में, ऐसी जेरीमैंडरिंग करनी है कि पाकिस्तान के पूरे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी शक्ल बदल के रख देनी है। और पाकिस्तान में कभी भी कोई काम ऑनेस्टी में कब हुआ है, मतलब ये और बात है कि उसको पता नहीं कि उसके बारे में कहते रहते हैं, कब कोई काम सीधा किया है। तो वो उसके लिए इमरान खान को और कई हफ्तों में जेल में रखना है, जिसके लिए साइफर का केस कारआमद होगा। लेकिन साइफर के केस से जो ख्याल है ताकतवर हल्कों का, कुछ में से कोई पता नहीं फांसी निकाल लेंगे या कोई चीज निकाल लेंगे, ऐसी कोई चीज उसमें से निकल नहीं सकती। एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं फिर मैं इससे बाहर निकलता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार साहब ने जो ऑब्जेक्शंस लगा के इमरान खान के वोकला की वो पिटिशन वापस कर दी हुई है, जिसमें उन्होंने ये एतराज उठाया था जो उन्होंने फाइल की थी अंडर आर्टिकल 184/3, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान की प्री अरेस्ट बेल्स जो हैं ये कैंसिल हो गई हैं 20 से ज्यादा जगहों में, इनको रिस्टोर किया जाए, बिकॉज इमरान खान जाहिर है, और कैंसिल सिर्फ इस पॉइंट पे हुई है कि फिजिकली तौर पे इमरान खान ने अपने आप को अदालत के सामने प्रोड्यूस नहीं किया। और आप देखें कितना बड़ा लॉजिकल डिस्कनेक्ट है, कितना बड़ा एक लॉजिकल वॉइड है कि इमरान खान तो सिर्फ उस वक्त वो पेश हो सकते हैं अदालत के सामने जब उनको पुलिस या इंतजामिया पेश करेगी। लेकिन बावजूद इस पॉइंट के खुल्लम खुल्ला होने के, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारी जुडिशरी की पूरी कहानी जो है वो प्रोसीजर के ऊपर चलाई जाती है कि ये ठीक नहीं है, ये फलां कागज नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने वो वापस कर दिया। लेकिन उसकी वजह खालिस्तान पॉलिटिकल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को प्री अरेस्ट बेल और जो उनकी बेल्स कैंसिल हुई हैं वहां उनको कोई रिलीफ नहीं दी।
اس میں کیا ہے ڈرامہ کہ چونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے کہ جب یہ جو کیس ہے توشہ خانے کا، اس میں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے اور ملنی ہی پڑے گی بیکاز لیگل پوائنٹس اتنے اسٹرانگ ہیں، تو اگلی گرفتاری جو ہے وہ تیار ہوگی. یہ تو ہو گیا گرفتاریاں اور زیادہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بات ہوگی. اب وہ جو پوائنٹ یونیورسٹی سدرن فلوریڈا میں نے کہا تھا اس وقت انگلش میں کہا تھا، بہت سے لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، بہت سے لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیا کہ نہیں کلیئر ہوا. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے 1960s اور 71 میں آپ نے بنگلہ دیش میں آپ نے فورس یوز کی اور آپ نے تمام آئین و قانون کو بالا طاق رکھ کے وہاں پہ ملٹری ایکشن کیا، بہت آپ نے ٹرینی کی، ظلم کیا، تو اپنے آپ کو آپ نے یہ کنونس کیا کہ بنگالی اچھے پاکستانی نہیں ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں. ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ہندو ٹیچر اساتذہ لیکچر رہتے تھے. انہوں نے ان کے مائنڈ کو ٹاکسک کیا ہے، وہ بیوقوف ہیں، وہ نادان ہیں، اور ان کے پاس ان کی کوئی قومیت جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں تھی. وہ اچھے پنجابی پٹھان ہماری طرح کے نہیں تھے، اردو اسپیکنگ میں. بات پرانی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے جب بلوچستان میں فورس ایکسرسائز کی تو آپ نے اپنے فورس ایکسرسائز آپ نے کی تو سینٹر کے اندر لوگوں کو یقین دلایا کہ بلوچستان کے انسرجنٹس کے پیچھے افغانستان، روس کبھی افغانستان کبھی ہندوستان کھڑا ہے. وہاں فراری کیمپس ہیں، لوگ دھوئے جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں، یہاں سے پیسہ مل رہا ہے. کراچی کے اندر جب آپ نے فورس اپلیکیشن کی تو آپ نے یہ کہا کہ یہاں ہندوستان کھیل رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ وائلنس کر رہے ہیں، وہ بھی آپ نے کر لیا. سوات میں اور خیبر پختونخوا میں کہ ارسوائل فاٹا کے اندر جب فورس اپلیکیشن کی تو آپ نے کہا کہ یہاں پر ہندوستان کی بیرونی طاقت ہے، امریکہ اور یہ لوگ مل کے کھیل رہے ہیں، پاکستان کو توڑ دینا چاہتے ہیں. یہ 5th جنریشن، یہ 4th جنریشن، یہ 6th جنریشن، یہ 3.5 جنریشن قسم کی ہمارے خلاف وارفیئر ہو رہی ہے. لیکن جب آپ فورس اپلیکیشن اسلام آباد میں کرتے ہیں اور لاہور کے اندر کرتے ہیں اور پشاور میں کرتے ہیں تو کوشچن اٹھتا ہے کہ کون کس سے لڑ رہا ہے، آپ کس چیز کو کس سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جب اسلام آباد کے لوگ اور لاہور کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بچا کس کو رہے ہیں، بچانے والا کون ہے اور کس سے بچا رہا ہے. یہ وہ پرنسپل کوشچن ہے ان ٹرمز آف سیلف اینڈ آئیڈینٹی. میں کون ہوں، تم کون ہو کی جو یہ ڈبیٹ ہے یہ پالیٹکس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائزرز جو ہیں اس وقت چونکہ پھنس گئے ہیں ایک ایسی سچویشن کے اندر، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پوری ڈبیٹ کی امپلیکیشنز پاکستان کی ریاست کے لیے کتنی خطرناک ہیں. الٹیمیٹلی کوئی بھی ریاست ایک نیریٹو اور ڈبیٹ کے بغیر نہ قائم رہ سکتی ہے، نہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتی ہے. لیکن یہ پوائنٹ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، اس کی ہیوج امپلیکیشنز ہیں، اگر کوئی سمجھ سکے. تھینک یو.